हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग? और आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2। अब ये पार्ट 2 है क्लास 7th के। ठीक है, क्लास 7th की एसपीएल की बुक का जो चैप्टर 1 है ऑन इक्वालिटी, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पार्ट 1 भी बनाया है। अगर आपको वो पार्ट 1 देखना है जिसमें मैं आधा चैप्टर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहाँ जा करके पार्ट 1 पे विजिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। और आज जो पार्ट 2 में हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, कि यानी कि इंडिया के अलावा जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें भी क्या इक्वालिटी को लेकर के इश्यूज आते हैं, या क्या लोग स्ट्रगल कर रहे थे किस लेवल पे इक्वालिटी को लेकर के, या अभी पूरी इक्वालिटी मिली है या नहीं। सो ये सारे सवालों के जवाब हमें आज की वीडियो में मिलने वाले हैं और हम इस टॉपिक से ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। मैं इसी चैनल पे लर्न विद मी पे हिंदी, मैथ्स और एसपीएल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी का कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ आपको विद क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। मैंने हिंदी का भी चैप्टर 1 अपलोड कर चुकी हूँ मैं, कविता, जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने कमेंट्स भी पढ़े, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसी तरीके से आप मेरे चैनल को चेकआउट करिए अगर क्लास 7th में आप पढ़ते हैं, और या आपको आप सीटेट की, इनफैक्ट आप अगर सीटेट की तैयारी करें और आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है पेपर 2 का, और आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, तो इस चैनल से वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। सो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, यू कैन चेक आउट दिस। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और साथ साथ हमें इक्वालिटी है ना प्रोवाइड की रही जाती है। राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि हर एक इंडिविजुअल इक्वल है। ठीक है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ कहता है। लेकिन क्या हमने ये भी देखा कि साथ साथ कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन हाँ, वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट द एक फुली मतलब इक्वालिटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हुई बात इंडिया की। ठीक है, कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी बना हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, हमारे लॉ, हमारे कानून में इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है। अब जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक, सबसे पहली डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो क्या वहाँ भी जो अदर डेमोक्रेसीज है, जैसे हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका की बात करेंगे, नॉट मोस्ट प्रोबेबली, फॉर श्योर। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वालिटी को लेकर के क्या क्या इश्यूज है या इश्यूज नहीं है, या फुली वहाँ पे सभी को इक्वालिटी अभी भी है, मिली हुई है, तो वही हम ये बात करेंगे। ठीक है, सो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग कि वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे देर इज एन इनइक्वालिटी। मतलब अभी भी आप क्या आपको सोच रहे होगे आप कि क्या इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी का राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी कई एरियाज में इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, या फिर क्या इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इक्वालिटी को लेकर के अभी भी स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि कई एरियाज में इनइक्वालिटी अभी भी है, या लोगों के साथ कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा बहुत इनइक्वल ट्रीटमेंट चलता है। तो ट्रुथ ये है, ट्रुथ इज दैट कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनमें भी इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी अभी एक स्ट्रगल का पॉइंट अभी भी बना हुआ है। और कम्युनिटी इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल करती है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए सभी को, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, कि कैसे वहाँ पर अमेरिका में डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी, और कैसे फिर पहले, और फिर कैसे बाद में कुछ लॉज बने, कुछ एक्ट बने, जिनकी वजह से अब फिर भी कंडीशंस आर वेरी गुड। ठीक है, अब वहाँ पे इक्वालिटी इंश्योर कराई जाती है। तो हम ये अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रीड कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जो हम इसमें पढ़ेंगे यूएसए के बारे में, वो थोड़ी सी डिटेल में बात बता देती हूँ। ठीक है, यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑल्सो कॉल्ड एज एन ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी को राइट टू वोट है, लेकिन यूएसए में क्या था पहले, जो एफ्रो अमेरिकन्स होते थे। ठीक है, जो एफ्रो अमेरिकन्स होते थे, एफ्रो अमेरिकन वो लोग हैं जो कि ऐसे अमेरिकन हैं जो कि नेटिव अमेरिकन नहीं है, यानी कि उनका बर्थ या उनके एंसेस्टर्स का, को फादर्स का बर्थ अमेरिका में नहीं हुआ है, बल्कि अफ्रीका में हुआ था, और अफ्रीका से उन्हें अमेरिका में लाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अफ्रीका से अमेरिका में क्यों इनको लाया गया था, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है अभी इनको बोला जाता है। इनको देखो, पहले ना स्लेवरी सिस्टम चलता था। स्लेवरी सिस्टम आप समझते हो कि स्लेव बनाना, दास बनाना। तो कई सारे ऐसे चीज़ें, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको अफ्रीका से एज अ स्लेव लाया गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ। तो अब लेकिन जो लोग अफ्रीका से इधर एज अ स्लेव आए थे, तो अब उनके जैसे सन होगा, फिर उनका उनके और जनरेशन आएगी, तो अब क्या हुआ कि अब स्लेवरी जैसे ख़त्म हो गई है, लेकिन वो वाले
अमेरिकन्स जो अभी अमेरिका में रह रहे हैं, बट वो एक्चुअली उनके को फादर्स को या उनके एंसेस्टर्स को एज अ स्लेव अफ्रीका से लाया गया था, ठीक है। तो उनको यूएसए में किस कैटेगरी में डाला जाता है? इन यूएसए उनको बोला जाता है अफ्रीकन अमेरिकन। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन, अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ये वो लोग थे जिनके जो को फादर्स है या वो एज अ स्लेव अमेरिका में आए थे। ये लोग नेटिव अमेरिकन नहीं है, इनका बर्थ अमेरिका में नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रहते हैं अब अमेरिका में। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है हो रहा था, ठीक है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता था? क्योंकि लोगों की जो मेंटल उनके दिमाग में यही इमेज बनी हुई थी कि ये तो अफ्रीकन अमेरिकन है, और दिखने में वो ऑब्वियसली पता चल जाते थे उनके मतलब फेस कलर की वजह से, क्योंकि उनका क्या है, उनका रीज वो नेशन जो है ओरिजिन वो अफ्रीका का है, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या हुई कि उनके साथ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ यूएसए में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, यानी कि व्हाइट और ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन जो आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो नेटिव अमेरिकन है, जो अमेरिका में ही पैदा हुआ है, वो तो प्रॉपर व्हाइट होते थे, व्हाइट अमेरिकन होते थे, ठीक है, गोरे होते थे बहुत ज़्यादा। अफ्रीकन अमेरिकन थोड़े उतने नहीं गोरे होते थे। तो बेसिकली इन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था कि भाई इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज तो हमारे यहाँ एज अ स्लेव आए थे, तो भाई ये तो हमारे से नीचे हैं। तो जितने भी व्हाइट मैन थे उनको लगता था कि ये जो ब्लैक मैन है ये सब नीचे है हमसे, ठीक है, क्योंकि इनके, आपको रीजन मैंने बता दिया। तो बात ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहा, और फिर आप आगे देखेंगे एक सिविल राइट मूवमेंट चलेगा, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन है ये अपना आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। अब स्लेवरी सिस्टम जब खत्म हो गया है और इनके एंसेस्टर अगर स्लेव थे, तो इसमें इनकी क्या गलती है? इनके साथ किस बात का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ हुआ था, और अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी। बस मैंने एक बार शॉर्ट रिकैप आपको दिया, ठीक है। तो देखो, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी अफ्रीका और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी। जैसे यूएसए की बात करें, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ के अभी जो मैंने आपको बताया ना, वो लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो कि एंसेस्टर, जिनके एंसेस्टर कौन थे? स्लेव थे, यानी कि उन्हें अफ्रीका से लाया गया था, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द अफ्रीका, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज अ लार्जली अनइक्वल। तो उनके साथ अमेरिका में अभी भी लार्ज तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था, यानी कि वाइट मैन और ब्लैक मैन के बीच पे जो वो हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ अभी भी हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन, सो दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट, फिर इसकी वजह से एक मूवमेंट, एक आंदोलन स्टार्ट होता है। कब? इन लेट 1950s में, 1950s में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, जिसमें इक्वल राइट्स को पुश किया गया कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनको, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और उनको भी इक्वल राइट्स है, क्योंकि वो भी अमेरिका में रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा इक्वालिटी को इंश्योर करती है। तो 1950 में ये एक मूवमेंट चला था, जिसके बारे में जिसका नाम है सिविल राइट मूवमेंट, और जिसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ प्रायर टू दिस, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड और इनफैक्ट अमेरिका में बाय लॉ भी इक्वालिटी डिनाई कर दी गई थी। मतलब पहले ना क्या होता था कि जो ये अनटचेबिलिटी है या इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी समझ रहे हो, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, इक्वली ना ट्रीट करना, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल मानी जाती थी। इवन बाय लॉ भी इक्वालिटी डिनाई कर दी गई थी इनको, और इन अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। तो एक ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। तो व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, कि अगर कोई मान लो बस में ट्रैवल कर रहा है, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक और एट द मतलब फ्रंट में, ठीक है। तो अब व्हेनेवर, तो यहाँ पे इनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट क्या होता था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ना, इनको पीछे बैठना पड़ता था बस में। अगर कोई वाइट पीपल, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन है, कोई ऐसा बंदा वो आया है, तो व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट, ठीक है, तो अगर कोई वाइट पर्सन आया है, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन है, वो आगे सीट पे बैठना चाहता है, तो अगर आप अफ्रीकन अमेरिकन हो और अगर आप आगे की सीट पे बैठे हो, तो आपको पीछे जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो एक दिन क्या होता है, रोज़ा पार्क, ठीक है, जो एक लेडी है, 1930 से 2005 तक का इनका बर्थ और डेथ टाइम आपको बता रखा है। तो रोज़ा पार्क भी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ही थी, ठीक है। शी वॉज कमिंग, अपने घर आ रही थी वो वापस, टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे वर्क, वो उन्होंने अपने काम से वो टायर्ड होके अपने घर वापस आ रही थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन, तो एक वाइट
मैन आया, मतलब वो बैठी थी अपना बस की सीट पे आगे की तरफ, आगे वाली सीट पे, तो एक वाइट मैन आता है और उनको सीट से हटाता है। उससे पता चल जाता है ये अफ्रीकन अमेरिकन है, और यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है इनके साथ। तो भाई वो उसको सीट से हटने के लिए बोलते हैं, तो रोजा पाक रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि भाई मैं अपनी सीट से क्यों हटूं, मैं तो यहाँ बैठ गई हूँ, आप पीछे जाके बैठ जाओ, लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है 1 दिसंबर 1955 को। तो 1 दिसंबर 1955 को, यानी कि लेट 1955 में रोजा पार्क रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन, ठीक है। देन क्या होता है, हर रिफ्यूजल, उन्होंने जो मना किया, हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजुटेशन, वहीं से एक बार उन्होंने मना कर दिया और वहीं से एक बड़ा एजुटेशन और आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। किसके लिए, अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, कि जो अनइक्वल तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया जा रहा है, उसके लिए कि वो अनइक्वल ट्रीटमेंट बंद हो, ये वाला आंदोलन स्टार्ट हो जाता है बाय द एफ्रो अमेरिकन पीपल, बाय द अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। और दिस कम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट। अभी सिर्फ मूवमेंट है, आंदोलन चल रहा है। यानी कि 1955 में जब रोजा पार्क ने अपनी सीट देने को मना कर दिया, इनफैक्ट वो अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट थी, क्योंकि उनको लगा कि ये तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, भाई तुम आए हो, बाद में आए हो तो पीछे बैठो, आप मुझे कैसे हटा सकते हो। तो ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई और सिविल राइट मूवमेंट वहीं से, एजुटेशन आंदोलन लोगों का स्टार्ट हो गया। और ये मूवमेंट करने वाले कौन से लोग थे, ये अफ्रीकन अमेरिकन ही थे, जो इस बात के अगेंस्ट में थे कि हमारे साथ आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये मूवमेंट चलता है। देन अब क्योंकि जब आप देखो, जब मूवमेंट चलते हैं, आंदोलन होते हैं, तो फिर जब सरकार देखती है कि हाँ भाई जनता का प्रॉपर आंदोलन चल रहा है और हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर 1964 में, यानी कि अभी भी देख लो 1955 में ये मूवमेंट हुआ है स्टार्ट, ठीक है। रुको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। 1955 में ये मूवमेंट हुआ है स्टार्ट, और 1964 यानी कि कुछ 11 साल के बाद जा करके एक एक्ट, यानी कि जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो पास आउट करती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। द सिविल राइट एक्ट, अब एक्चुअली एक्ट है, यानी कि लॉ बना दिया गया 1964 में, वो पास होता है। और उसमें दो बातें थी। दो बातें क्या थी, पहली बात ये थी कि प्रोहिबिटेड, मना किया जाएगा, मतलब प्रोहिबिशन है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। मतलब अब गवर्नमेंट ने एक्चुअल लॉ ही बना दिया कि डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रेस, रिलीजन और नेशन ऑरिजिन के बेस पर, कि किसी का नेशनल ओरिजिन कुछ भी हो, उसका बर्थ प्लेस, रिलीजन, रेस, कुछ भी हो, रेस समझते हो ना, नस्ल, यानी कि कोई वाइट है कोई ब्लैक है, तो डजेंट मैटर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात फिर सिविल राइट एक्ट 1964 में आई, यानी कि अब लॉ पास हुआ एक्चुअली अफ्रीकन अमेरिकन का मूवमेंट देखने के बाद, जो कि सिविल राइट मूवमेंट था, तो फिर ये एक्ट पास किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिका, यूएसए, ठीक है, कि हाँ जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन बैन है, प्रोहिबिटेड है। और एक और चीज़ रखी गई यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू, दूसरी चीज़ की, इट ऑल्सो स्टेटेड कि जो भी स्कूल है वुड बी ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है, दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड। पहले क्या था कि अफ्रीकन अमेरिकन को ऐसे स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था, यानी कि व्हाइट और ब्लैक समझ लो, मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, व्हाइट और ब्लैक को साथ में एक स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था जब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन जब सिविल राइट एक्ट पास हुआ तो उसमें ये भी मेंशन किया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो भी उनके लिए भी स्कूल खुला होगा, उनको एक सेपरेट स्कूल में नहीं जाना होगा। मतलब पहले वो सेपरेट स्कूल्स में जाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, शी इज़ द रोजा पार्क, जिन्होंने अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया एक वाइट मैन को और उसको पीछे बैठने को बोला, ठीक है। तो ये वो वाली बात है। और अब देखो पता है क्या होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ अगर हो रहा है, तो आप जब तक उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, अपने राइट, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करोगे, अगर रोजा पार्क ये चीज़ नहीं करती, तो या कैसे सिविल राइट मूवमेंट पूरा स्टार्ट होता है, लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस कैसे आती है, यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है और हमें इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। तो कभी भी यू शुड फाइट फॉर योर फ्रीडम, यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स, यू डोंट बैक फॉर योर राइट। ये बहुत अच्छी एक लाइन है जो मैं मानती हूँ दैट, अच्छा ये चैप्टर से बाहर है बट बात सही है, कि यू शुड नॉट बेग फॉर योर राइट्स, यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। आपका बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपको उस अधिकार की जो आपका ऑलरेडी है उसके लिए बेग नहीं करना है, भीख नहीं मांगनी है, आपने उसके लिए लड़ना है अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो। गॉट इट? मतलब इस तरीके से लड़ना है कि किसी को हार्म ना हो बट आपको एक्चुअली चीज़ें मिल जाए, ठीक है। तो बात यही है कि इस एक्ट में ये भी बोल दिया गया कि भाई सेपरेट स्कूल्स में अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे नहीं जाएंगे, वो भी नॉर्मल स्कूल अटेंड कर सकते हैं, यानी कि वाइट और ब्लैक साथ में पढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो, हाउएवर इसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट टू द कंट्री। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, अब एक्ट भी आ गया, इक्वालिटी इंश्योर कर दी गई, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ उस पर बैन लगा दिया गया, प्रोहिबिशन लगा दिया गया, सब चीज़ें ठीक से हो रही थी यूएसए में भी। फिर लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रह ही जाती है, जैसे कि रिच और पुअर के बेस पे। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वहाँ के, वो थोड़े पुअरेस्ट थे कंट्री के, तो भाई मोस्ट जो अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे थे वो कैन ओनली अफोर्ड द गवर्नमेंट स्कूल, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही
भी जाते थे पढ़ने के लिए, और जो भी फ्यूअर फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती थी, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स मिलती थी कहीं ना कहीं, एज़ कम्पेयर टू जो वाइट स्टूडेंट्स होते थे वो प्राइवेट स्कूल और हाईली रेटेड स्कूल्स में जाते थे। तो फिर वही बात है कि अभी भी देख रहे हो आपकी रिच और पुअर के बेस पे। अब ठीक है, आपने ये लॉ तो बना दिया कि भाई हाँ, अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे भी वाइट बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, या कोई सेपरेशन नहीं होगा, सब एक साथ स्कूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि अब जो अफ्रीकन अमेरिकन पुअरेस्ट है, ठीक है, तो वो कैसे अपने बच्चों को हाईली रेटेड स्कूल में पढ़ाएंगे भाई? उनको तो वही अपना नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में वो जाते थे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बेस पे इनइक्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं कर रही थी, बट हाँ, बाय द लॉ, बाय सिविल राइट एक्ट, द डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये था अबाउट यूएसए। हमने देखा कि अदर डेमोक्रेसीज में भी इक्वालिटी को लेकर के इश्यूज थे, और कहीं ना कहीं अभी भी हर जगह आप देखोगे कि देयर इज अ स्ट्रगल, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रगल चल ही रही है इक्वालिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हर जगह पूरी तरह से इक्वालिटी को, अभी भी आप देख लो, रिच और पुअर के बेसिस पे हो, या कहीं ना कहीं कास्ट, इंटर कास्ट मैरिजेस आपने देखा है कितना बड़ा एक इशू बन जाता है कई जगह पर। तो वो चीज़ें अभी भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो के लिए वो चल ही रहा है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बट हाँ, बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर प्रोवाइडेड विद दिस राइट टू इक्वालिटी, सो वी शुड एक्चुअली इसके लिए फाइट करना चाहिए अगर हमें नहीं मिल रहा तो, ठीक है। देन चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या क्या क्या डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अभी हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप मेरे को अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को फॉर मोर क्लास 7th कॉन्टेंट लाइक दिस। सर प्लीज़ आप चैनल को चेकआउट जरूर कीजिएगा, इफ यू फील लाइक कि कुछ इन्फॉर्मेटिव है और आपका अच्छे से 7th क्लास यहाँ से कवर हो सकती है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड, आई डोंट नो इफ, अगर मेरी स्पीड का थोड़ा सा आपको कभी वीडियो में इशू होना कि कभी कभी मेरी बहुत तेज हो गई स्पीड या कभी कभी बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सेटिंग्स पे जा करके प्लेस मतलब स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हो, दैट्स फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है जी। चलिए, तो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री, अब डेमोक्रेसी के आगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। देखो, कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ जिसको हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कह लें, क्योंकि अगर कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है तो कंप्लीटली इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए सभी को। लेकिन अभी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को लेकर के स्ट्रगल अभी भी चल रही है, हमारे देश में ही देख लो, ठीक है। तो देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कहीं ना कहीं देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ या जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि अगर उनको इतना डेमोक्रेसी मिल रही है तो वो अपने आइडिया को थोड़ा सा ग्रेट कर लेते हैं, उन्हें और ज़्यादा इक्वालिटी और हर एस्पेक्ट में इक्वालिटी वो चाहते ही हैं। तो ये बात तो सच है, ठीक है। तो बात क्या है, सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन, और इसी की वजह से जो है इक्वालिटी को लेकर के, या हर एक बंदा चाहता है, ऑल पर्सन वांट कि हमें एज अ इक्वल ट्रीट किया जाए और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चली रही है, ठीक है। तो क्या है कि इन दिस बुक यू विल रीड, आप पढ़ोगे कि कैसे हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स, कि कैसे जो डेमोक्रेटिक इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं इक्वालिटी को लेकर के इश्यूज है, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज है जहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, और उसकी वजह से कैसे डेली लाइफ जो है लोगों की उन पे अफेक्ट आता है, ठीक है। तो एज यू रीड दिस चैप्टर, आपने जैसे ही चैप्टर पढ़ा कि आप सोच सकते हो, अब आप बताओ कि whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld, कि क्या अभी भी आपको लगता है कि सभी जगह पूरी तरह से एकदम ऑल पर्सन गेट द इक्वालिटी और उनकी डिग्निटी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, ब्लू बॉक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, और उसके बाद हमारा चैप्टर होने वाला है खत्म। पहले हम ये बॉक्स पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, आर्टिकल 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छी और बिल्कुल सही है, ठीक है। और यही इक्वालिटी होती है, क्या मैं आपको पढ़ के बताती हूँ दोबारा से। आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पे प्रोहिबिशन है, बैन है डिस्क्रिमिनेशन करना, और आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी का रिलीजन कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ठीक है। आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, उनकी कास्ट क्या है, एससी है, एसटीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर। किसी से आप कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, सेक्स मतलब मेल फीमेल में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, किसी का जन्म कहाँ हुआ है, किस स्टेट में हुआ है, कहाँ हुआ है, सो यू कांट डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दिस ग्राउंड, ठीक है जी। एंड इसमें फिर इसके कुछ सबहेड प्रोविजंस है कि इसी आर्टिकल 15 के कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि किसी भी कोई भी स्टेट या उनके लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, और कोई भी सिटीजन जो रिलीजन, रेस या कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ या मेल फीमेल इनके बेसिस पर, इन ग्राउंड्स पर, ठीक है, या फिर मे बी टू द सब्जेक्ट एनी डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी है किसी को, ठीक है, तो किसी भी चीज़ की आप उनको रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं कर सकते किसी भी ऐसे ग्राउंड पर, ठीक है। हर कोई को एक्सेस है, एक्सेस करने की अवेलेबिलिटी है, यानी कि देखें एक्सेस द पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल, पार्क्स, पब्लिक फैसिलिटीज़, हर कोई एक्सेस कर सकता है। यू कांट डिस्क्रिमिनेट पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस, वहाँ पे हर कोई जा सकता है। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी ऑफ देम ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज, ठीक है। तो आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली कोई किसी भी रिलीजन से, कास्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, एवरीबडी इज अ पर्सन, इंसान, ह्यूमन बीइंग, हर कोई इक्वल है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ, सबने इक्वालिटी बता रखी है। बट कई लोग अभी भी जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनका क्या करें, समझ रहे हो आप, मतलब बाय द लॉ इनफैक्ट इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी गई है, कानून कहता है, कानून की नज़रों में आपको पता है आपके जो फंडामेंटल राइट है ना, जिसमें से एक राइट टू इक्वालिटी भी है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी फंडामेंटल राइट है, अगर वो आपको उसको आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको कोई छीन रहा है ना, फंडामेंटल राइट्स को आपके, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने फंडामेंटल राइट के लिए अपील कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है। तो मतलब इसके लिए आपको हाई कोर्ट या पहले लोकल कोर्ट ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के बारे में बात करने जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली विद द प्रूफ एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये फंडामेंटल राइट्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। तो अच्छा आगे जैसे कि वेल है, कुएं है, टैंक्स है, बाथिंग घाट्स है, जैसे कि घाट वगैरह बने होते हैं। पहले क्या होता था कि घाटों पे, मंदिरों में भी जो पानी के घाट है वहाँ पे मंदिर में लोगों को जाने के लिए मना कर दिया जाता था जस्ट बिकॉज वो इस रिलीजन से है या पुअर है, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होती, आपने देखा ही है। रोड जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, होली और पार्टी, वो स्टेट फंड से हो, कैसे भी हो, जनरल पब्लिक के लिए अगर वो डेडिकेटेड है तो कोई भी सिटीजन को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते आप कि वो ना जाए, मना नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीबडी इज इक्वल। एंड इसी के साथ हमारा होता है एसपीएल का चैप्टर कंप्लीट। आपको अगर इसकी चाहिए हो क्या क्वेश्चन आंसर्स, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ये कंप्लीट। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी आपको इसके एमसीक्यूज चाहिए तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड यू कैन चेक आउट माय चैनल लर्न विद मी, जहाँ पे मैं क्लास 7th के मतलब हिस्ट्री, एसपीएल, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, ये सारी वीडियोस डालती हूँ। जनरल इंग्लिश, ग्रामर्स के सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स और हिंदी ग्रामर के भी मैं अपलोड करूँगी वेरी सून। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं इफ़ एनी यू सजेशन यू हैव। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।